हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, ठंडी ऋतु में अस्थमा का अटैक आना बहुत कॉमन बात हो गई है, क्योंकि अभी जो पेंडेमिक में से हम पसार हो रहे हैं और इसमें हमारा जो श्वसन तंत्र प्रणाली है, इसमें बहुत सारे वीकनेस आ गई है और इसके जरिए हमको कई दर्दियों को अस्थमा हो गया है, कई दर्दियों को तब से उनको ड्राई कफ है, खांसी निकलती नहीं है, कई लोगों को सर्दी जुकाम रहता है, सांस लेने में नुकसान, बहुत बाधा पड़ती है। और ऐसे पुराने भी तकलीफ तो रहती थी, पर अभी ये पेंडेमिक ऋतु में लोगों को दमा का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। तो ये सारे आज वीडियो है, हम आपके जो दमा है या अस्थमा है या एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा है या एलर्जी के वजह से जो दम निकलता है, दम हो जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मित्रों, अस्थमा क्या है? तो अस्थमा जब हम सांस लेते हैं तो जो श्वसन तंत्र का पार्ट है, इसे जरिए हम हवा नोज से हमारा लंग्स में भरते हैं और लंग्स में से हवा बाहर जाती है। इसमें जब शरीर के लिए जो ऑक्सीजन है, हम प्राणवायु जिसको बोलते हैं, ये सांस से अंदर लेते हैं और जो अंदर की मैकेनिज्म है, उसको जो गंदगी है, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, सांसों सांस से बाहर निकलती है। ये प्रक्रिया नॉर्मल पर्सन में 1 मिनट में 10 से 14 टाइम ब्रीदिंग होना चाहिए। भाई कई बार ये ब्रीदिंग बढ़ जाता है, कई बार 10 हो जाए के बदले 20 होता है, 25 होता है और दर्दी को रेस्टलेसनेस, डिसकंफर्टेबल लगता है। तो इसको अस्थमा या दमा बोलते हैं। तो ये दमा अस्थमा कैसे होता है? इसका 2 कारण है। एक्सट्रांसिस कॉज, એટલે बाहर का कोई कारण हो सकता है और इंट्रांसिस कारण भी हो सकता है। तो इससे पहले आपको मैं ये श्वसन तंत्र की थोड़ा एनाटॉमिकल सिचुएशन समझाता हूँ। जो हमारी श्वसन नली है, इसमें नोज से स्टार्ट होती है और शुरुआत का जो पार्ट है उसको ब्रोंकस बोलते हैं और बाद में छोटी नली में जो रूपांतर होते हैं दोनों फेफड़े में, राइट और लेफ्ट, उसको ब्रोंकस बोलते हैं। और ब्रोंकस के नीचे छोटे छोटे एल्वियोली होते हैं। ये बॉल जैसे गुच्छेदार पतली पड़ जैसा एक ऑर्गन होता है जिसको एल्वियोले बोलते हैं। ये एल्वोलाई खून के साथ अटैचमेंट होता है। तो जैसे खून में जैसे हम सांस लेते हैं तो ये ब्रोंकाइस से ब्रोंकोस थ्रू एल्वियोली में जाते हैं और ये जो हवा में हमने ऑक्सीजन लिया है, ये खून में जो भी मैकेनिज्म होने के बाद ये हमारा रेड ब्लड के साथ मिक्स होता है और इसमें से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये फिर से सोच लेता है और ये धीरे धीरे करके ऊपर लाता है और सांस से बाहर फेंकता है। ये प्रक्रिया सदंतर चला रहती है, पर कई बार ये कारणोसर ये नली में सुकड़पन आ जाती है, तो हम सांस लेने में तकलीफ हो जाती है और खांसी हो जाती है और इरिटेशंस होता है, क्योंकि ये सब प्रक्रिया एक इलास्टिसिटी के डिपेंड है। तो इसमें अंदर का जो पड़ होता है ये सूक्ष्म होता है, रिडिश होता है और म्यूकस होता है। ये कई बार बैड सब्सटेंस होता है तो ये म्यूकस नाक से भी रोक देता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। पर कई बार हमारी इम्यूनिटी कम होने के कारण ये सक्षम नहीं होता है और हमको जो ब्रोंकाइस से है और जो एल्वोला है, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है और सांस नली में सूजन होता है। तो शुरुआत में दर्दी को कफ रहता है, सर्दी रहता है, जुकाम रहता है, सांस बढ़ जाता है, गले में प्रॉब्लम रहता है और कफ निकलता है और दर्दी को ऐसे तरह सांस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको ब्रोंकियल अस्थमा बोलते हैं। तो उसका 2 कारण है, एक इंट्रांसिस कारण और एक्सट्रांसिस कारण। तो सबसे पहले एक्सट्रांसिस कारण में कई बार वातावरण की पॉल्यूशन से या बेड हवा है, कई बार आप पॉल्यूटेड एरिया में जाते हैं, कोई फैक्ट्री एरिया में, और कोई केमिकल उड़ता है तो इससे भी सांस चढ़ जाता है।
और कई बार कोई दवा की रिएक्शन की वजह से भी सांस चढ़ता है, कई बार कोई रोग की वजह से भी कोई ऐसे ही प्रणाली हो जाता है तो दर्दी को वीकनेस और सांस चढ़ता है। ये सब एक्सटर्नल कॉज है। कई बार कोई फूड की वजह से भी हो सकता है, कई बार आपने धूप सरी सरगाई या वातावरण में चेंजेस आया या आप कोई ह्यूमिड वेदर में चले गए तो इससे भी कारण हो सकता है। कई बार फूड फूड एलर्जी भी हो सकता है। कई बार ईक्स खाते हैं या जो सिंग होती है वो खाते हैं, नट्स खाते हैं या आप ब्रेड खाते हैं या कोई फर्मेंटेड वाले फूड खाते हैं तो कई लोगों को उसका रिएक्शंस होता है। तो ये सब सारे एक्सटर्नल कॉज है। इंटरनल कॉज कई बार इन्फेक्शंस हो जाता है, कई बार हमारी सांस नली में रुकावट हो जाती है या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, और कई बार खून में भी प्रॉब्लम्स होता है और इन्फेक्शंस होता है। तो ये सब प्रॉब्लम हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है। तो धीरे धीरे हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है इसमें ब्रोंकाई और ब्रोंकस में स्टिफनेस आ जाती है, सकुड़पन आ जाता है। तो जो सांस हम नॉर्मल लेते हैं वो नॉर्मल नहीं ले सकते और सेमी सैलोइंग लेना पड़ता है, डीप नहीं ले सकते। दर्दी डीप लेना चाहता है तो उसको खांसी चलता है या उसको बोलने में दिक्कत होती है और वीकनेस भी होता है। तो ये सब सारे हमने देखा कि इसका एनाटॉमिकल और क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है। इसका एक भी कारण जेनेटिक भी हो सकता है, जिसको घर में अस्थमा होता है या ट्यूबरकुलोसिस होता है या न्यूमोनिया हुआ हो, ऐसे दर्दियों को भी अस्थमा होने का कारण रहता है। ज़्यादातर बच्चों में अस्थमा होना या न्यूमोनिया होना, जिसको वड़ात बोलते हैं, उसको बार बार हॉस्पिटलाइजेशन में जाना पड़ता है और हॉस्पिटलाइजेशन में हैवी पंप है, ऐसे तरह दवा देना पड़ता है, स्टीरॉयड युक्त दवा देना पड़ता है तो अच्छा होता है। और फिर से टेम्पररी बच्चे और ओल्ड उम्र को यही प्रक्रिया बार बार होती है तो उनके लिए बहुत तकलीफ होती है, हेल्थ के लिए भी तकलीफ होती है, फैमिली के लिए भी तकलीफ होती है, फैमिली का बजट जो फाइनेंशियल बजट में भी गड़बड़ी आ जाती है। तो अस्थमा का आप शुरुआत से आप जो केयर रखते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छा फायदा रहता है। तो इससे आपको घरगथ्थू क्या उपचार करने का है, तो सबसे पहले जिनको सर्दी का कोठा है इनको आधुनिक सारवार के बदले आप होम मेडिसिन यूज़ कीजिए। जैसा है आप पहले तो अवॉइड कीजिए संतरा, द्राक्ष, केला, फ्रिज का पानी, थम्स अप, रसना, गोल्ड स्पॉट, आइसक्रीम, चॉकलेट, सॉस, जाम, दही, छाछ, तरबूज, ऐसे फूड अवॉइड कीजिए। और खाने में हल्दी का उपयोग ज़्यादा कीजिए और पर्टिकुलर जो जिंजर है, जिंजर पाउडर है और सौंठ है, जिसको ड्राई जो होता है पाउडर वही होता है, और ब्लैक पेपर्स है और जो ऐसे तरह ये पाउडर का उपयोग कीजिए। थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, गुब्बारे फुलाने की एक्सरसाइज कीजिए, दौड़ने की एक्सरसाइज कीजिए, साइकिलिंग कीजिए जहाँ रेस्पिरेटरी ट्रैक की इफेक्ट ज़्यादा आती है। और ज़्यादातर एसिडिक फूड अवॉइड कीजिए, जैसे फास्ट फूड है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, चीज़ है, ब्रेड है, और जो पैकेट वाले फूड है वो अवॉइड कीजिए। खाने में क्या है कि खाने में वेजिटेबल ज़्यादा कीजिए, क्योंकि अल्कलाइन नहीं होता है, अल्कलाइन युक्त फूड है, एसिडिक फूड नहीं है। तो हमारा शरीर में, हमारा लंग्स में, हमारा जो खून में जो कफ है वो पत्ते वाली सब्जी है और वेजिटेबल रॉ फूड है, और जो भी हमारे फ्रूट्स है ये खून को साफ करते हैं, कफ को भी साफ करते हैं और हमारा शरीर को कफ से दूर रखता है और शरीर को फिर से जवान करता है। तो ये सब सारे मोडालिटी है। साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है और प्राणायाम है, योगा है, सूर्य नमस्कार है। इज अ ग्रेट थिंग। आप धीरे धीरे कई कीजिए। आपको लगता है मेरे को सांस है तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है मित्रों। इसमें आधुनिक साइंस में आपने देखा होगा कि भाई शुरुआत में सर्दी खांसी रहता है तो उसको एलोपैथिक से हम दबा देते हैं। तो जो कफ है, जो इन्फेक्शंस है, ये हमारी ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकाइटिस में ये कलेक्ट हो जाता है, सूख जाता है। तो धीरे धीरे हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है इसमें ओल्ड कफ है ये जम जाता है, तो ये उसका जो एक्सपांशन हो जाना चाहिए वो नहीं होता है और धीरे धीरे ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकियल अस्थमा में कन्वर्ट हो जाता है।
और उसमें कुदरती विरुद्ध हमारा फेफड़े को फुलाया जाता है स्टीरॉयड युक्त दवा या ब्रोंकोडायलेटर लेके। ये टेम्पररी ठीक रहता है, फिर से ये आपको सांस तो मैनेज करता है पर सांस को मिटाता नहीं है। जो सांस नॉर्मल होना चाहिए, जो दर्दी नॉर्मल होना चाहिए, ट्रीटमेंट के बाद दर्दी को कुछ हैवीपन लगता है चेस्ट में, खांसी चलता है, सांस चढ़ जाता है, थकान लगता है, कोल्ड पर्स्पिरेशन लगता है और कई बार तो कफ निकले तो अच्छा लगता है। दर्दी को वर्टिगो आता है, भूख नहीं लगता है, वेट लॉस होता है। ये सब कुछ सिम्टम दर्दी को निकल जाता है। पर जो आप होम्योपैथी की दवा लेते हैं तो आप इसमें से झड़बूट से मिट जाता है। मैंने 35 साल में अभी तक मैंने 2000 से 2500 पेशेंट अस्थमा जिसको पुराने हैं उसको भी मैंने ठीक किया है। तो आज मैं 5 मेडिसिन के बारे में बात करता हूँ, आपको ज़रूर उपयोग करना चाहिए। सबसे पहले जो दवा है ये स्टिक्टा पल्मोनेटा। जिन लोगों को शुरुआत में एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा है और सूखी खांसी के साथ सांस चढ़ता है और सांस में साई साई आवाज़ आता है, ब्रोंकाई सुनाई देता है और कफ निकलता नहीं है, कफ चिकना होता है, दर्दी को भूख नहीं लगती, चक्कर आता है और कफ निकले तो ही दर्दी को अच्छा लगता है, तो स्टिक्टा पल्मोनेटा नाम का जो दवा है का उपयोग कैसा करने का। तो स्टिक्टा पल्मोनेटे का मदर टिंचर लाने का है, उसको 20-20-20 ड्रॉप गुनगुना पानी में आपको लेने का है। ड्राई कफ के साथ अस्थमा होता है इनके लिए बहुत कारगर दवा है। दूसरी दवा है ब्लांटा ओरिएंटालिस, ये भी मदर टिंचर फॉर्म में है, जिसको सांस चढ़ता है, सांस में साई साई आवाज़ आता है, कफ बलगम निकलता है, पर्टिकुलर रात को ज़्यादा होता है, दर्दी थक जाता है, चक्कर आता है, वर्टिगो आता है, मुंह को ड्राइनेस लगता है, आंखें में पानी आ जाता है, थोड़ा भी चले तो सांस और छाती में एकदम धड़ धड़ इस पाल्पिटेशन बढ़ता है, दर्दी को भूख नहीं लगता है, दर्दी को बेचैन रहता है सारा दिन, सोने से भी अच्छा नहीं लगता है और चलने भी बहुत अच्छा नहीं लगता है, कोई बात करे तो चिड़ियापन आ जाता है। और तब आप ब्लांटा ओरिएंटालिस मदर टिंचर का उपयोग करना चाहिए। इसको दवा को कैसे लेने का है, 30-30 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम को लेना चाहिए। जो लोग प्योर वेजिटेरियन है ये मेडिसिन को उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दवा एनिमल का टिश्यू में से आते ही है। तो मेरा विनती है कि जो लोग वेजिटेरियन है ये दवा का उपयोग मत कीजिए। थर्ड नंबर की दवा है पोथोस। कई बार आपने बोला कि एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा है, कोई फूड खाने से या कोई केमिकल से, कोई दवा से या कोई पॉइजनस थिंग से इसको ब्रोंकाइटिस नहीं होता, खाली सांसों सांस बढ़ जाता है। कई बार डस्ट से होता है, कई बार फीवर से होता है, कई बार जो पॉल्यूटेड हवा से हो जाता है, कई बार वायरल इन्फेक्शन से हो जाता है। तो ये एलर्जी का प्रॉब्लम है और एलर्जी की वजह से हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ये सिकुड़ जाता है। कई बार आप धूप सड़ी सरकाते तो आपका श्वसन प्रणाली में मुश्किल होती है सांस लेने में, तब पोथोस का 30 पोटेंसी उपयोग कीजिए। ये भी मदर टिंचर फॉर्म में है, 20-20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम को लीजिए। ये थोड़ा अल्कोहलिक कंटेंट होता है तो ज़्यादा पानी में आप डिज़ोल्व करके सुबह दोपहर शाम को ले सकते हैं। इससे भी जिन लोगों को एलर्जिक ब्रोंकाइटिस अस्थमा है और बार बार पंप लेना पड़ता है, पर्टिकुलर बच्चों को, तो ये दवा आप दीजिए बच्चों में, आप 5-5 ड्रॉप से स्टार्ट कीजिए। कई बार ये दवा लेने से पेशाब ज़्यादा निकलता है तो डोंट वरी, ये तो शरीर में से खून साफ करता है। शुरुआत में ऐसे लगेगा पर डोंट वरी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये 2 से 3 महीना लोगे तो आपकी लंग्स की इम्यूनिटी बढ़ा देता है, तो जो भी एलर्जेंट है बॉडी में उसको रिएक्ट नहीं करता है और बॉडी को स्वस्थ रखता है। तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। 4th नंबर की दवा है आर्सेनिकम आल। जिन लोगों को रात को एग्रावेट होता है, दर्दी वीकनेस होता है, सांस चढ़ता है, रात को 12 बजे और दिन को 12 बजे कंप्लेन ज़्यादा रहती है, मुँह में सूखापन रहता है, बलगम नहीं निकलता है, कफ चौंट जाता है, दर्दी को थकान रहता है, एंग्जाइटी रहता है, फियर रहता है और डेथ टू फियर रहता है, चक्कर आता है, वर्टिगो और कई बार बुखार आ जाता है और कोल्ड एंड क्लैमी पर्स्पिरेशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर शूट अप करता है, नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगता है
बार बार गुस्सा करता है, तब ये दर्दी को आर्सेनिक 30 पोटेंसी में लेना चाहिए। और आर्सेनिक के साथ आप कार्बोवेट भी उपयोग कर सकते हैं, तो ये झड़प से उसका अच्छा परिणाम मिल सकता है। तो लास्ट दवा है पल्सेटिला। जिन लोगों को कफ की शिकायत रहती है बच्चों में पर्टिकुलरली, और वड़ाद हो जाती है और भूख नहीं लगती है, बच्चा कीड़कीड़ापन रहता है और सांस में साई साई आवाज़ आता है जिसको वड़ाद बोलते हैं, और दर्दी को बार बार यही प्रॉब्लम होता है, जैसे चेंज ऑफ वेदर हो जाता है या खूब ठंडा खा लिया या कोई एसी में बच्चा बैठ गया, तो उसको बार बार ऑपरेशन हॉस्पिटलाइजेशन जाना पड़ता है। और पेरेंट भी कंटाल जाता है कि मैं इतना अच्छा बच्चे को दवा खिलाता हूँ, अच्छा डॉक्टर के पास जाता हूँ, तो भी मेरा बच्चा क्यों नहीं अच्छा होता है। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप तो एज अ पेरेंट्स यू डू द बेस्ट एंड बेस्ट फॉर योर प्रीसियस चाइल्ड। बट कई बार इम्यूनिटी आधुनिक साइंस से उसको रिवाइव नहीं करती, तो होम्योपैथिक में पल्सेटिला इज अ वर्क वेल। बच्चों में पल्सेटिला का उपयोग लेना चाहिए, जो सर्दी खांसी ड्राई कफ या अस्थमा रहता है, तो इसमें यह अमोघ दवा है। मैंने जो 5 मेडिसिन बताया, ये लो पोटेंसी में या मदर टिंचर में जो बताया वो मदर टिंचर में लीजिए, और ये दवा का उपयोग कीजिए एक बाय एक, और 3-4 महीना आप देखिए, तो आपको नेक्स्ट ऋतु में जब भी ठंडक की ऋतु आएगी, तो आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक की इम्यूनिटी बरकरार रहेगी और हेल्दी रहेगा आपका लंग्स, और आपको अस्थमा में और ब्रोंकियल अस्थमा में से बचा सकती है। मित्रों, मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।